नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और आप सभी दर्शकों का देश के मुद्दे में स्वागत करती हूं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओबीसी में जो अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर जो आंध्र प्रदेश के कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है उसी विषय पर। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीनाक्षी लेखी जी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं उनसे बात इसी मुद्दे पर। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये जो कल आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में जो इस फैसले को खारिज किया है, कितना सही मानती हैं आप इसे? जी देखिए, ये तो कांग्रेस की पुरानी हरकतें हैं जो कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं देश की जनता को, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, उनको बहकाने की, भड़काने की और देश से अलग करने की बात है। और जब देश का बंटवारा हुआ तो उस देश का बंटवारा इन्हीं कारणों से हुआ और जिन कारणों से हुआ उन कारणों को दोबारा से साजिश के तहत ये लागू करना चाहते हैं। देश के जो संविधान है, देश के संविधान के जो आर्टिकल 15 है, उसके तहत ये मान्यता दी गई है कि धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर या किसी की जेंडर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का एक बिल्कुल सीधा सीधा रोक है, वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन करके वो किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी धर्म के नाम पर कुछ अल्पसंख्यकों को जो है आरक्षण देना चाहते हैं और उसको कोर्ट ने खारिज किया। और उसको उस समय भी इलेक्शन कमिश्नर ने भी खारिज किया था जब सलमान खुर्शीद, जो कि खुद एक वकील हैं, इस तरीके की बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी कही थी। मीनाक्षी जी, जो भाजपा सरकार थी वो पहले भी कहती रही है कि ये असंवैधानिक है। वजह क्या थी उस वक्त, इसको क्यों नहीं माना गया था? देखिए, जो वजह है इसकी वो है देश को विभिन्न हिस्सों में नागरिकों को आप बांटेंगे तो वो देश के जो ग्रोथ है या देश की जो इंटेग्रिटी है उसके खिलाफ है। देश का जो नागरिक है वो हर नागरिक किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय पहले है और भारतीय ही है। लेकिन हमारे संविधान के तहत कुछ प्रावधान हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, कोई स्पेशल खास कानून ला सकते हैं। आर्टिकल 15 खुद कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि जैसे जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनको आप मान्यता आरक्षण की दी गई है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा माना गया हमारे आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, कि कुछ ऐसी क्लासेस भी हैं और वो क्लास ना कि धर्म या जाति के आधार पर आरक्षण दिया तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि उनके साथ उनको लगा कि ऐतिहासिक अन्याय हुआ। लेकिन माइनॉरिटी नाम की चीज हमारे पूरे संविधान में या पूरे संवैधानिक जो बहस थी उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था कि किसी को धर्म के नाम पर माइनॉरिटी माना जाए और उस माइनॉरिटी, और वो कहाँ आप खत्म करेंगे? क्योंकि अगर आप मान लीजिए अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को आप मान लेते हैं कि वो माइनॉरिटी हैं, तो उसके बीच में शिया हैं, उसके बीच में अहमदी हैं, उसके बीच में बोहराज हैं, उसके बीच में बहुत तमाम इस प्रकार की प्रजातियां हैं। तो आप कहाँ पे उस पर रोक लगाएंगे? और जब किसी को बैकवर्ड माना जाए तो मतलब पहले तो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, लेकिन बाद में जब कुछ माना गया कि कुछ ऐसी बैकवर्ड क्लासेस हैं और वो क्लासेस के अंदर सिर्फ धर्म या जाति आधार नहीं है, बल्कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जिस काम से, ऑक्यूपेशन से वो जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर, मतलब जाति एक विषय है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे उसमें और क्वालिफिकेशंस चाहिए जिसके आधार पर अदर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस का दर्जा माना गया। और जब बैकवर्ड क्लासेस का दर्जा माना गया, मान लीजिए हिंदुओं में जिस व्यक्ति को नाई कहते हैं उसको मुसलमानों के बीच में हजाम कहते हैं, तो हजाम और नाई दोनों को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया और दोनों के पास वो रिजर्वेशन पहले से मौजूद है। अब आप उसमें भी सिर्फ धर्म के आधार पर 4.5% को आप अलग करना चाहें उस कोटे में से, तो वो गलत होगा। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कांग्रेस अपने वोट बैंक को भारी करने की और या फिर जनता को लुभाने की इसके तहत। केवल और केवल धर्म का आधार बनाकर लोगों को उलझाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है बार बार, जो कि लोग, मैं नहीं मानती कि अल्पसंख्यक जो भारत के हैं वो अपने आप को
बाकी भारतीयों से अलग पाते हैं, वो अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की ये रणनीति है कि वो अपने आप को एक अलग थलग कर लें, बाकी लोगों के साथ समाज में सामंजस्य और जो संवेदना है वो खत्म हो, आपसी मेल मिलाप खत्म हो, और वो एक वोट बैंक के रूप में अपने आप को हर वक्त असुरक्षित पाते रहे और उस असुरक्षितता का फायदा कांग्रेस सरकार उठा सके। लेकिन कांग्रेस सरकार जैसे भाजपा पे भी आरोप लगाती रही है कि हिंदुत्व को ज्यादा भाजपा प्रमोट करती है और जो कांग्रेस है वो सब जाति को एक साथ लेकर चलती है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये जब मुद्दा ही उन्होंने उठाया है तो ये अपने आप ही एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर लेता है? जी, ये मैं वही कहती हूँ कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। आप मुझे एक ऐसा कानून बता दीजिए देश का जहां पर हम भारत के अंदर, जहां पर जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ज्यादा है तो टैक्स पेयर भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी के हक में भाजपा की सरकार ने कोई एक ऐसा कानून या प्रावधान बनाया हो कि हिंदुओं को ये मिलेगा और मुसलमानों को या ईसाइयों को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कानून भारत में लागू नहीं हुआ। लेकिन और जहां पर जिन जिन को फायदा दिया गया तो उनको क्लास के आधार पर, और वो क्लास जो है एजुकेशनली बैकवर्ड या ऑक्यूपेशनली बैकवर्ड, मान लीजिए जैसे मैंने बताया दर्जी है, कुम्हार है, ये ऑक्यूपेशंस हैं और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही हो सकते हैं। और वहां पे हिंदू और मुसलमान का विभाजन नहीं मानते हम ये मानते हैं कि जो भी भारत का नागरिक है हम सब एक ही तकदीर से जुड़े हुए हैं और हम सब भारत में इकट्ठे ही आगे बढ़ेंगे और इकट्ठे ही पीछे रहेंगे। और धर्म की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहिए। धर्म की राजनीति शुरू से आखिर तक अगर आप देखें तो वो कांग्रेस खेल रही है, और जिस प्रकार की आज इनकी डिमांड है वो डिमांड हमारे स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग की डिमांड थी। तो जो मुस्लिम लीग पहले कहती थी वो आज कांग्रेस की सरकार कहती है, और जो उस समय कांग्रेस की सरकार कहती थी वो आज भाजपा कहती है। तो ये बदलाव आया है कि गाय बछड़े के निशान वाली जो पार्टी थी आज गाय बछड़े को भूलकर मात्र वोट बैंक की राजनीति कर रही है और लोगों को थप्पड़ मार रही है। बिल्कुल। आरक्षण का क्या प्रावधान है संविधान में? आरक्षण का जो प्रावधान है वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का प्रावधान है, और बाद में कोर्ट जजमेंट्स और तमाम प्रोविजंस के तहत बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान किया गया। और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्लास को बैकवर्ड माना गया जहां पर धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया कि आप मुसलमान हैं इसलिए आप बैकवर्ड है, तो फिर सब मुसलमानों को धर्म बदलना चाहिए कि कोई धर्म उनको बैकवर्ड करता है। क्या मायने बैकवर्ड का जो मायने है, बैकवर्ड का मायने कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर हम ये मानते हैं कि सब धर्म बराबर है, तो जब सब धर्म बराबर है, एक धर्म को आप बैकवर्ड मान रहे हैं तो वो अपने आप में उस धर्म के खिलाफ भी और बाकी धर्म वालों के खिलाफ भी एक बहुत ही बड़ी साजिश है और खतरनाक साजिश है देश के लिए। माइनॉरिटी में जो आरक्षण की बात कर रही है वो कितना संवैधानिक है और कितना असंवैधानिक है। इसी कारण से जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया है और असंवैधानिक माना है, क्योंकि वो डायरेक्ट 15(2) के तहत जहां पे ये कानून है देश का और ये माना गया है कि धर्म के आधार पर आप विभाजन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वही वो करने जा रहे हैं। तो अगर कुम्हार को, सुनार को, लोहार को आप देते हैं आरक्षण, तो उसमें आप हिंदू लोहार भी शामिल है, मुसलमान लोहार भी शामिल है और ईसाई लोहार भी शामिल है। वो उनकी ऑक्यूपेशन करके जो कार्य है उसके करके वो पिछड़े रह गए, इसलिए उनको बराबर लाना है। पिछड़ापन धर्म पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि जो कांग्रेस है इस वक्त वो धर्म की राजनीति पर बहुत ही गंदा खेल देश के साथ खिलवाड़, देश के संविधान के साथ खिलवाड़, देश के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ खिलवाड़ और देश की जो संस्कृति है जहां पे हर धर्म जाति के बीच समन्वय बिठाने की बात है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो कानून है, जो धारा है, उसे अगर आप हमें थोड़ा सा अगर आप परिभाषित कर सके। देखिए, अल्पसंख्यकों का कोई अलग नहीं है सिवाय इसके कि संविधान के मुताबिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो इंस्टीट्यूशंस वो लोग रन करते हैं, मान लीजिए कि कोई मदरसा चल रहा है या कोई
कैथोलिक स्कूल चल रहा है या कुछ, उनका मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगा, ऐसा संविधान में कहा है। ऐसा कहा है कि उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ऐसा भी माना गया है कि अगर वो उसमें अल्पसंख्यकों को, जिसको भी वो मानते हैं, अधिक आरक्षण देना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो दे सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी माना है कि सरकार उससे बिल्कुल अलग नहीं है। वहां पे क्या तनख्वाह मिलेगी, किस प्रकार के एम्प्लॉइज को रखा जाएगा, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सब सरकार ही तय करेगी। तो उसमें मैं एक और चीज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना गया, जबकि उसका जो सब पैसा है, सब कुछ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। जहां पर सरकार पैसा खर्च रही है तो वो माइनॉरिटी क्या रहा, वो तो फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन हो गया। वही जामिया का हाल है कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो यूनिवर्सिटीज जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई, चाहे मुसलमान नाम दिया गया, लेकिन वहां से आप हिंदुओं को बाहर नहीं कर सकते या किसी क्रिश्चियंस को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा टैक्स पेयर का पैसा है। वो टैक्स पेयर 80% हिंदू है, लेकिन बावजूद इसके उनको आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाए, और जो चाहे वो हम करें ताकि हम उसमें अल्पसंख्यकों को ही एडमिशन दें और उन्हीं को पढ़ाएं। लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच में भी आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो, मतलब जिसको आप अल्पसंख्यक मानते हैं, 18-18.5% मुसलमान, वो भी कोई एक मोनोलिथिक एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में या पत्थर के रूप में नहीं है। उसके बहुत सारे और हिस्से हैं, अहमदी हैं, शिया हैं, बोहरा हैं, तमाम इस तरीके के उसके बीच में ग्रुप है। तो आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जो पोस्ट है वो किसी शिया को नहीं दी गई है, बल्कि कोई शिया को उसके बोर्ड में नहीं बिठाया जाता है। ऐसा मैं बिल्कुल तय करके कह सकती हूँ कि इस तरीके की हरकतें अल्पसंख्यकों के नाम पर जो राजनीति उन सब जगहों पर हो रही है, उसकी भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए। अक्सर क्या काफी लंबे समय से कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के जो बीच की जो एक खटास जो हम लोगों के बीच में है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। हर पार्टी यही कहती है। आपको नहीं लगता ये जो अल्पसंख्यक आरक्षण की जो ये बात हुई है, इससे कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिला है? बिल्कुल, आप बढ़ा रहे हैं, और ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। कभी कम्युनल वायलेंस बिल लेके आते हैं, कभी अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात करते हैं, कभी कोटे की बात करते हैं। हर वक्त जो नियत है, वो नियत ही, जो बात कही गई थी, मैं उस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि नियत और नियति दोनों में कमी है, और उसी कमी का भुगतान, गलती जो भारत के नागरिकों ने की, ऐसे लोगों को चुनकर भेजा, उस सब का हम भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो जब तक बैठे रहेंगे देश को तोड़ते ही रहेंगे, और देश के हित में कोई भी सोचता है तो वो ये सोचेगा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको एक तरीके की सुविधाएं देश के भीतर उपलब्ध हो, हर किसी को मिले, हर किसी को। तो वहां पर आप ये विभाजन ना करें कि ये मुसलमान है तो इसको ज्यादा, और ये हिंदू है तो इसको कम, या ये हिंदू है तो इसको ज्यादा और मुसलमान है तो उसको कम, सबको बराबर। लेकिन उसी के साथ जो कम्युनिटीज हैं, जो धार्मिक आधार पर अपने आप को मानते हैं, उनको भी अपने अंदर थोड़ा झांकने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट और इस तरीके के तमाम फर्जी डेटास को दिखाया जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं उस डेटा को अगर आप विभाजित करें तो, और वो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के तहत, तो उसमें कहते हैं जी 32% है मुसलमानों के बीच में वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, जबकि हिंदुओं के बीच में 38% है। लेकिन जब आप इसको आदमी और औरतों में विभाजित करते हैं तो आप देखते हैं कि 14% से कम महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट है। तो वो किसी आरक्षण से आप ठीक नहीं कर सकते। महिलाओं को बराबर का दर्जा देना उसी कम्युनिटी का के बीच की बात है, और उनको ये अधिकार देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सामने आकर आगे खड़ी हो और काम कर सके। तो फिर आपका वर्कर पार्टिसिपेशन रेट खुद ब खुद बढ़ेगा। मीनाक्षी जी, अपने कीमती समय में से आपने कुछ वक्त हमारी इस चर्चा को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थी हमारे साथ आज भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीनाक्षी लेखी जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये जो विषय था काफी पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात देश के मुद्दे में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।